नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड के साथ आते हैं, हम कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस पर एक गहन विचार विमर्श करते हैं। और इस बार हम एक बेहद खास मुद्दे को लेकर आए हैं, वो है स्मार्ट सिटी। कई बार पहले भी हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, आपके सामने कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं। लेकिन चूंकि अब भारत सरकार ने कंसेप्ट नोट जारी कर दिया है कि कैसी होंगी ये स्मार्ट सिटीज़, किस तरह के शहर इसके अंदर आएंगे, क्या इसकी परिकल्पना है, तमाम चीज़ें उसके अंदर है, तो उसी कंसेप्ट नोट से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, और आप भी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लाइसेंस फॉरास के सीईओ पंकज कपूर साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और साथ ही हैं हमारे टैक्स प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अरविंद नंदन साहब। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आपकी बात से शुरुआत करता हूं, क्योंकि पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ की, तो आपने कहा था कि स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट ये रहना चाहिए कि जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों और उसके आजू बाजू फिर आप सारी चीज़ों को बुनेंगे, तमाम चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत कुछ जो कंसेप्ट नोट है वो उसी के आसपास ही घूमता है कि पहले आप इकोनॉमिक वाइबल सिचुएशन बनाएंगे, कैसे आप इकोनॉमी को अट्रैक्ट करेंगे, और उसके आजू बाजू फिर बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्ड करेंगे। तो जो कंसेप्ट नोट है, आपको लगता है कि ये एकदम सही दिशा में है, मतलब इसकी शुरुआत बिल्कुल सही है? जी हाँ, कंसेप्ट नोट जो है, मेरा ख्याल है इसने उन सभी मुद्दों को टच कर लिया है जिस तरह से करना चाहिए था। बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं, जिसकी कि इस समय मेरे ख्याल है कल्पना भी नहीं थी, पर लगभग इन्होंने सारी बातों को टच कर लिया है। और ख़ासकर जो आपने मुद्दा उठाया इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उस पर इन्होंने काफ़ी बारीकी से टच किया। और साथ में एक चीज़ जो इन्होंने हाईलाइट की है, मुझे पसंद आई कि इन्होंने क्लियर किया है कि ग्रीनफील्ड सिटीज़ को हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस न देकर जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं या जो सैटेलाइट टाउन्स हैं उन पर फोकस किया जाए। उससे होता यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बनी बनाई मिल जाती है आपको सिर्फ एक सिटी और अर्बन एग्लोमरेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है सारे मुद्दे टच किए, और इकोनॉमिक जो फोकल पॉइंट है उसको इन्होंने काफ़ी चतुराई से इसमें इंक्लूड भी कर लिया है। और मेरा ख्याल है इससे काफ़ी आगे इसको बढ़ावा मिल सकता है। पंकज जी, अब आपके पास आता हूँ। इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी कि कैसे चुनाव करेंगे सिटीज़ का। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ 4 मिलियन से यानी 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ऐसे 9 शहर वो चुनेंगे। इसके अलावा कुछ 40 से ज़्यादा शहर ऐसे होंगे जिनकी 1 से 4 लाख की पॉपुलेशन होगी। फिर कुछ बहुत ही छोटे शहरों का भी चुनाव करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि कोस्टल एरिया में है या हिली एरियाज़ में है। लेकिन एक कन्फ्यूजन था जब ये सब बात हो रही थी स्मार्ट सिटीज़ की, कि क्या ये नए शहर होंगे टोटली। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं जिनको आप स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप करेंगे, तो इनका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन शहरों का इनका अपना एक तौर तरीका है, सब कुछ बना हुआ है। उसमें जब आप सब कुछ नए सिरे से बनाएंगे तो क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि नई शुरुआत तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बदलना कितना आसान होगा? देखिए, सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होता है, इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, उसका पुराना एक अर्बन सेटिंग होता है, उसको आप चाह के भी बड़ी जल्दी से ही चेंज नहीं कर सकते। आज भी आप सोचिए, मुंबई की आइलैंड सिटी के अंदर अगर आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नया डालना है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है उसके साथ साथ नीचे और कितने सारे वायर चल रहे हैं। कि अगर आप एक चीज़ के लिए ज़मीन खोदते हैं तो आप काफ़ी सारे फाइबर ऑप्टिक या इलेक्ट्रिक लाइन या कई सारी चीज़ें जो हैं कट जाती हैं, और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और यही मुझे परिकल्पना इस कॉन्सेप्ट के अंदर लग रही कि इन्होंने आज जो बात की वो सैटेलाइट टाउन की बात की है। और शायद ये इस तरीके से चलेंगे कि शायद मुंबई जैसे शहर पे अगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो नवी मुंबई जैसे एरिया में और जो पनवेल जैसा सेक्शंस है वहाँ पे इसको करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जो एरिया है इन क्लोज विसिनिटी टू ये अर्बन कॉग्लोमरेशन है, वहाँ पे ये किया जाएगा, जहाँ पे आने वाले जो समय में अर्बन का जो ग्रोथ होगा उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो तरफा एक होगा कि एक तो नए एरिया को मास्टर प्लान करके उसके बाद उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा करके वहाँ पे मैं पोलराइजेशंस लेके जाऊँ, स्पाशियल मोबिलिटी पैटर्न चेंज करूँ और उसको एक बनाऊँ। और दूसरा ये होता है कि जो पुराने शहर हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऑगमेंट करेंगे। तो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट से लग रहा है कि आज जो फोकस है वो सैटेलाइट
जो लोकेशंस हैं और जो क्लोज विसिनिटी ऑफ ये अर्बन जो सेंटर्स हैं उसकी तरफ ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अरविंद जी, तो कितना आसान होगा, क्योंकि ये एक तरीके से अगर हम ये सारी सिटीज़ का एरिया जोड़ दें तो किसी छोटे मोटे यूरोपियन कंट्री को बसाने जैसी ये चीज़ है। आपको लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म की चीज़ है? लॉन्ग टर्म है तो कितना लॉन्ग टर्म लेंगी? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्लान तो आपको नहीं लगता? धरातल पे है, कैसे देखें इसको? देखिए, ये काफ़ी पेचीदा मामला है और मैं एक बार फिर उस पॉइंट की तरफ जाऊंगा जिस पर कई दफ़े चर्चा की है पहले, कि एक सिटी या एक टाउन को बसाना हालांकि अपने आप में जटिल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कई दफ़े लगता है। अगर हम अपने देश के ही उदाहरणों को लें, 1950s और 60s में हमने कुछ नए शहर बसाए थे या कुछ पुराने शहरों को एक नया रूप दिया था जब हमने स्टील प्लांट्स लगाए, इंडस्ट्रीज लगाई। तो ये प्रोसेस लंबी चलती है, करीब एक जनरेशन यानी कि 20-25 साल तो इसको ज़रूर लग जाते हैं। चंडीगढ़ भी हमने बनाया है, हमने कटक भुवनेश्वर भी बनाया है, भिलाई बनाया है, ऐसे कई शहर हमने बनाए हैं। तो बने बनाए शहर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 20-25 वर्ष की अवधि इसके लिए ज़रूरी होती है सिटी को पूरी तरह तैयार होने के लिए। आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट भी तैयार करना है, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तैयार करनी है, सर्विसेज को ले करना है, और साथ में उसके बाद उस सिटी को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि वो आगे चलकर भी अपने आप में एक ध्रुव की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचता रहे। तो ये 20-25 साल की प्रोसेस ज़रूर हो सकती है। हाँ, ये है कि अगर आप 100 एक साथ करते हैं तो सारे 15-20 साल में तैयार हो सकते हैं। जहाँ तक आबादी की बात है, अब देखिए ऐसा है कि फिनलैंड जैसे कंट्री की आबादी होती है 5.5 मिलियन, 50-55 लाख, और हमारे यहाँ एक शहर में इतने लोग आ जाते हैं। तो ये बात सही है कि किसी एक देश को बसाने की तरह है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि लोग चाहे कितने भी हों, पर कैपिटा सर्विसेज का रेशियो क्या है, पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो अगर आप मीट कर सकते हैं तो आप कितनी भी डेंसिटी से बच सकता है। चलिए, तो हो तो सकता है, मुमकिन है, लेकिन इसे मुमकिन करने के लिए बहुत सारी चीजों को इनलाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के बीच में सिनर्जी बिठानी पड़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बजट इसे बनाने में लगेगा। तो इन्हीं दो बड़े मुद्दों को टच करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Powered by Hindware. छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। दीवारें बोल उठेगी। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया, जिसके लिए कंसेप्ट नोट सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। एक गाइडलाइन आ चुकी है कि कैसे इस पर काम आगे बढ़ेगा, और आज उसी पर हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। तो ब्रेक से पहले हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि कैसे संभव होगा, लेकिन अब आप दोनों का मत है कि संभव हो सकता है। चीज़ें बस ये है कि एक विल टू डू वाली बात है, और चीज़ों को अगर करने की कोशिश की जाए। पंकज जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि एक स्मार्ट सिटी के कई डेफिनेशन है इसके अंदर, उसके अंदर ये भी है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनल ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां कम सेल्फ व्हीकल यूज हो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एम्फेसाइज करें। इसके अलावा आपके पास सबके लिए ऑनलाइन सुविधाएं होनी चाहिए। गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग इंटर डिपार्टमेंटल लिंकेजेस यहां पर नजर आते हैं, तो उनके बीच में जो सिनर्जी बिठाने का काम है वो कोई आसान काम नहीं है। आपको लगता है कि एक साथ इतने काम, जब लोगों को एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, तो इन सबका सिंक बहुत जरूरी है, एक सिनर्जी जरूरी है, वो आती हुई आपको दिखती है इतनी आसानी से? देखिए, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है, और अगर आप देखिए तो हमने पहले बात की कि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल बन के भी आए, जैसे जामनगर की बात कीजिए, आप भिलाई की बात कीजिए, तो जहाँ पे जो एक सिटी इवॉल्व होके आई, और उसके साथ साथ हमने पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जो हो नहीं पाए। और तो यहाँ पे आप बात भी कर रहे थे, एक सिनर्जी की बात कर रहे थे, तो
और ऐसे में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये स्टेट और सेंटर का दोनों का सब्जेक्ट है, पूरी तरह किसी एक के पास नहीं आता, दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बट मैं फिर से एक और बात करना चाहता हूं कि अगर आप इन सारे शहरों को देखिए तो आप इन शहरों में ये देखेंगे कि वहाँ की कुछ, जहाँ पे ये शहर उभर के आए वहाँ पे उसकी कुछ रिसोर्सफुलनेस थी कि आप भिलाई के स्टील प्लांट के गए क्योंकि वहाँ पे उस तरीके के रॉ मटेरियल था, और चाहे आप जामनगर की बात कर लीजिए और चाहे जमशेदपुर की भी बात कर लीजिए, तो जो शहर जहाँ पे पैदा हो रहा है वहाँ उसकी रिसोर्सफुलनेस है। वो रिसोर्सफुलनेस वहाँ के रॉ मटेरियल पे होती है, और जो एक अर्बन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसोर्सफुलनेस होती है वो वहाँ के रहने वाले लोगों की होती है। तो इस चीज़ को एक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे वो क्वालिटी की मैन पावर है, जिस मैन पावर के हिसाब से हम उस हिसाब की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्लान करेंगे, और उस हिसाब की स्किल्स हमारे पास है, और उसके बेसिस के ऊपर वहाँ पे वो चीज़ इवॉल्व होके आएगी। बाकी जो होती है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की बात, कि अगर जब डेंसिटी आ जाती है तो वो रिक्वायरमेंट अपने आप ही पूरी कर देती है। गवर्नमेंट का एक सबसे अच्छा प्लान इसके अंदर ये ज़रूरी है कि उन्होंने एक मास्टर प्लान इनविसेज किया है, और आई थिंक अगर एक प्लान ढंग से एक प्रॉपर स्टडी और उसकी वायबिलिटी के साथ अगर हम जाएंगे और हम ये इंश्योर करें कि वहाँ पे उस तरीके के लोग आएंगे और बसेंगे और उस तरीके की जो है डेंसिटी क्रिएट होगी और शहर पनपेगा, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अचीवेबल है। इसमें एक कंट्राडिक्शन जो मुझे लगता है वो ये है, मैं इसके लिए आता हूँ अरविंद जी के पास, कि इन्होंने एक एग्जाम्पल इस कंसेप्ट नोट में कोट किया है। वो एग्जाम्पल है गुड़गांव का, कि किस तरीके से आईटी सर्विसेज ने, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने उस जगह को एक बेहतरीन पूरे क्लस्टर की तरह डेवलप किया। लेकिन जब ये एम अपना लिखते हैं इसके अंदर कि आपको उस सस्टेनेबल हाउसिंग की जरूरत है, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग का वर्ड आया, लेकिन हमने देखा कि जब गुड़गांव में सब कुछ हुआ तो शायद अब वो सबसे महंगी जगह बन गया, वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग तो आप नहीं सोच सकते। तो ये इस तरह के कंट्राडिक्शन क्या हमें, अगर हम थोड़ा सा रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये भी बहुत दिलचस्प पॉइंट है, और मैं समझता हूँ इसकी जो मेन वजह है वो ये है, हमारे पूरे देश का जो कैनवस है इसमें बड़ा लॉपसाइडेड या स्क्यूड अर्बनाइजेशन या स्क्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी का रीज़न है। गुड़गांव हमने बनाया तो हालांकि हर मामले में कंप्लीट नहीं हो पाया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे छूट गया, बाकी चीज़ें भले ही हमने लगा दी, लेकिन हुआ ये कि जो नौकरियां या जो कंपनियों का जो बेस बना वो गुड़गांव के अंदर सीमित होकर रह गया। उससे हुआ ये कि सारी दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से हर किसी को गुड़गांव जाने की ज़रूरत पड़ने लगी या गुड़गांव में जाकर रहने की ज़रूरत पड़ने लगी। ये एक इवन बैलेंस्ड या स्प्रेड तरीके से नहीं हुई डेवलपमेंट। लेकिन जब अगर आप 100 सिटीज़ पे काम करते हैं, यूनिफॉर्मली काम करते हैं, और आप इसको इस तरह से स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसमें कंसेप्ट नोट में और भी बातें हैं कि विदिन 30 मिनट्स या विदिन 45 मिनट्स आपको वर्क पे पहुंचना चाहिए। अगर आप इस बैलेंस को ध्यान में रखें तब जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट प्राइसेस बिल्कुल अपने आप में उठ जाएंगी, लेकिन अगर आप सब कुछ एक कोने में लोड कर देंगे तो ये तो तय है कि वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड आएगी, प्रेशर बढ़ेगा, और प्राइसेस अपने आप उसका रिफ्लेक्शन होती है। प्राइसेस और डिमांड के प्रेशर का रिफ्लेक्शन है। जी, मैं पंकज जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जब हम पहले बात कर रहे थे शो से, आपने मिहान का जिक्र किया था, वो बात मैं लाना चाहूंगा कि एक बहुत बिल्कुल लगभग स्मार्ट सिटी जैसा ही प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उठ नहीं पाया। तो क्या ऐसे फेलियर आगे भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कि अगर आप देखेंगे कि 2-3 एस्पेक्ट्स हैं और कई सारी चीज़ें। अगर मैं रिलेट करूं गुड़गांव की सक्सेस, अगर हम उसको सक्सेस बोलें, तो गुड़गांव का एक इवोल्यूशन का एक समय था। उस समय पे हमारी आईटी इंडस्ट्री की एक तेज़ी थी, और उस तेज़ी के साथ साथ जो है डीडीए ने लैंड लॉक कर दी थी। तो कहीं पे भी अगर लैंड अवेलेबल थी तो वो गुड़गांव के अंदर थे, और एक डेवलपर था जो बहुत ही एम्बिशियस था और उसने कुछ करने की कोशिश की और वो शहर बन के आ गया, उसके अपने प्रेरोगेटिव के ऊपर आ गया। हालांकि अगर आप देखिए तो आप कहीं से भी उसे स्मार्ट नहीं मानेंगे, ना तो उसमें कन्वीनियंस है, ना ही उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखिए तो वो एक समय और एक अपॉर्चुनिटी के मिक्स की वजह से बन के आ गया, और उसके पास रिसोर्सफुलनेस भी थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक संपन्न और स्किलफुल मैन पावर थी, और उसके पास में ज़मीन पड़ी थी जहाँ पे ये बन के आया। तो सारी चीज़ों का समागम हुआ,
और ये चीज इवॉल्व होके आ गई। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी और किसी की परिकल्पना थी, उसने अपने कॉन्सेप्ट को उभार दिया समय के साथ चलते चलते। किसी भी तरीके से मैं उसे स्मार्ट सिटी का नाम नहीं दूंगा। हाँ, यहाँ पर क्योंकि थोड़ा मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद इसी बात से आगे बढ़ेंगे और जो मैंने कहा था कि हम इसके इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें, इसकी बजटिंग को डिस्कस करें, पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सारी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सीखिए और परफेक्ट करिए अपनी स्टॉक मार्केट स्किल्स और स्ट्रेटजीज। ऑर्डर के लिए कॉल करिए या एसएमएस करें CD Stock 51818 पर या ईमेल करें cd@network18online.com पर। प्लॉट्स, ऑफिसेज, फ्लैट सब है 99acres.com पे, जहाँ पर ना बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड। प्रॉपर्टी जो बिकती है पहले यहाँ दिखती है। Buy, sell, rent at 99acres.com। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बातचीत हो रही है स्मार्ट सिटी के ऊपर, जहां पर कंसेप्ट नोट जारी हो चुका है। तो समय बचाते हैं, सीधे प्रश्न पे जाते हैं। पंकज जी, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, गुड़गांव की एक बस हो गया, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं थी, स्मार्ट सिटी की तरह हम उसको एक मॉडल के तौर पे नहीं देख सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आज भी वहां पर मौजूद है। बस ये है कि भाव बहुत ऊंचे दिखते हैं, रियल एस्टेट महंगा है, IT कंपनीज वहां पर हैं, बस ये एक थोड़ा सा उसका प्लस पॉइंट। यस, केवल एक यही है। तो एक तरीके से देख लीजिए तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी है वो नहीं दे रहा है। तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कीजिए तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज वहाँ पे 65 लाख और 25 लाख का कहीं पे भी घर नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ा एरिया गुड़गांव के अंदर आता है। तो एक तरीके से डिफाई कर रहा है। दूसरा ये है कि आप जहाँ पे सप्लाई है भी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का भी घर जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ आप जाकर के रह नहीं सकते। तो एक तरीके कम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आपने मिहान की भी बात की, तो मिहान एक तरीके से इस समय को पे आया नहीं। तो अगर आप देख लीजिए जब मिहान इवॉल्व हुआ उस वक्त IT इंडस्ट्री जिसने ज़्यादातर शहरों को बसाया है और जहाँ पे अर्बनाइजेशन जिसकी वजह से बढ़ा वहाँ नहीं था। और अगर आप देख लीजिए तो टोटल फोकस मिहान का जो है ट्रांसपोर्ट हब बनाना चाहते थे, एविएशन हब बनाना चाहते थे, बट वो एविएशन हब था, लेकिन ज़्यादातर जो आप अगर देख लीजिए जो पॉपुलेशन वहाँ पे आके और इकोनॉमिक हब बनने वाला था वहाँ के IT SEZ के ऊपर बेसिस था। इसमें मुझे ये और भी ज़रूर लगा कि शायद हमने कोशिश की और ये हमने बोला कि विदर्भा के चारों तरफ जो है ना बहुत अच्छा एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन बेस होगा, वो शायद वहाँ पे सिटी मिस कर रही थी, वो वहाँ नहीं थी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है शहरों के साथ चुन रहे हैं जब उन्हें सुन रहे हैं। और इसी के साथ जैसे हम गुजरात में गिफ्ट की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी ने एक जो रिसेंटली बात की कि मुंबई से अहमदाबाद कनेक्टिविटी थ्रू बुलेट ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी गिफ्ट के सक्सेसफुल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अनिवार्य है। क्योंकि कारण है कि अगर आप आज अगर फाइनेंशियल बेस का एक हब देखते हैं तो वो मुंबई है। अगर आप सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट को अगर गुजरात में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ की कनेक्टिविटी जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक वो करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपने जो भी क्राइटेरिया बनाया, पिक आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा जहां पर सारी सिनर्जीज मिलती हों। बिल्कुल राइट। तो अब एक जो आखिरी महत्वपूर्ण सवाल रह गया, उसके लिए अरविंद जी आपके पास आता हूं कि इतना पैसा कहां से आएगा? जो एक मोटा मोटा लोकेशन है वो करीब 7 लाख करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के अंदर, यानी हर साल करीब 35,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए होगा। तो कैसे ये सब कुछ होगा? गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसा कैसे आएगा? इतनी बड़ी रकम मैनेज कैसे होगी? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने नोट में तो कुछ क्लैरिफाई किया भी हुआ है जी, कि सरकार 3 तरह के सपोर्ट देगी जो उन्होंने नोट में कहा है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि सरकार फाइनेंशियल वायबिलिटी जो गैप फंडिंग है, VGF है, उसके लिए सरकार सपोर्ट देगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें जरिया होगा पैसे का वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आएगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल तैयार करने का जो काम है, पॉलिसी और लीगल काम है, वो सरकार प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन PPP मॉडल से एग्जीक्यूट करना चाहेगी। और इसके अलावा भी उन्होंने द्वार खुले रखे हैं कि अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो वो इनोवेटिव मॉडल भी डिसाइड कर सकते हैं। और ये कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा
अगर इसमें रीट्स या इस तरह के जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रीट्स का भी जिक्र किया, हालांकि नाम लिया है, इंफ्रा रीट्स है उसकी भी उन्होंने बात की। इंफ्रा रीट्स हैं, रियल एस्टेट रीट्स हैं, तो कई तरह के नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए जरिए हो सकते हैं। ये तो तय है कि एक्सक्यूज मी, कि सरकार सारा कैपिटल आउटले सरकार नहीं देगी, सरकार उसके लिए माहौल तैयार करेगी, पॉलिसी तैयार करेगी, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगी और तब जाके ये बनेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी अभी चर्चा में भी हमने इस पर कवर किया, कि सिटी यानी कि अर्बन सेंटर को बसाना और रियल एस्टेट बनाना, इन दोनों बातों में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रियल एस्टेट जो है वो अर्बन एग्लोमरेशन, अर्बन सेटलमेंट का एक सबसेट या हिस्सा हो सकता है। गुड़गांव का एग्जाम्पल जो है वो हमें दरअसल उल्टा एग्जाम्पल देता है। वहां रियल एस्टेट लीडर बन गया और बाकी अर्बन सेटलमेंट रियल एस्टेट के हिसाब से डिसाइड होने लगे। ये कभी नहीं होना चाहिए, और ऐसा जब भी होगा तब आपको रियल एस्टेट एबनॉर्मल प्राइसिंग पे दिखाई पड़ेगा या डिमांड को ठीक ठीक मैच करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो फंडिंग है वो आएगी इन सब अलग अलग जरियों से जी। और जो एम्बिशन है, जो ओवरऑल गोल है, वो ये तय रखना होगा कि हम शहर बसा रहे हैं, हम रियल एस्टेट नहीं बनाने जा रहे हैं। राइट। तो ये वो बातें हैं सारी जिन्हें ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से ये एक शुरुआत है, ये कंसेप्ट नोट है। आगे उन्होंने कई लोगों के विचार मंगाए हैं, आप जैसे लोगों के भी विचार मंगाए हैं। तो जैसे जैसे ये कंसेप्ट नोट थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा परिपक्व होगा, मुझे लगता है चीजें रिफाइंड होंगी और वक्त वक्त पे शायद सरकार उनको और ज्यादा रिफाइंड करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर हमारी भी बस ये शुरुआत है। स्मार्ट सिटीज पर हमने पहले भी बात की, लेकिन अब जबकि सरकार की तरफ से एक कदम आया, एक कदम हमने भी बढ़ाया, और आगे भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे, पंकज जी हमारे साथ होंगे, अरविंद जी हमारे साथ होंगे, और हम स्मार्ट सिटी का पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ से भी सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो आज फिलहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड में इतना ही। पंकज जी, अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। India Real Estate Guide presents